अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक और कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक अगर हम नहीं भी पढ़ें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है और एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स आपको पता है, प्रीवियस टेस्ट उठा के देखें एनटीएस के, नम्स के, कोई इतने खास एमसीक्यूज इसमें से गिवन नहीं है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें फेडरल की कुछ चीजें ऐड कर इसको खत्म कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आज हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज। अच्छा, क्या वजह हो सकती है कि ये 3 टॉपिक मैंने मिलाकर लिखे हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज, तीनों मिला के क्यों लिखे मैंने? क्या सोचते हैं? क्योंकि तीनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन को जो प्रूफ किया गया वो भी किसकी मदद से? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई उसके लिए भी क्या यूज हुआ? यस, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 बच्चों, एक्स रेस की जो डिस्कवरी हुई उसमें भी क्या चीज यूज हुई? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कॉमन है डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट है, बुक में भी 9th में पढ़ रहे होते हैं, मैट्रिक फर्स्ट इंटर, ये तो रट गया होता है। लेकिन क्या इस डिस्चार्ज ट्यूब में से कोई एमसीक्यूज आ सकता है? देख लेते हैं। एक तो स्टोरी लिखी हुई है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्रूक्स all gases are bad conductor for electricity। ये तो हमें वैसे भी पता है, तमाम गैसेस जो है वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मतलब गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए कहते हैं बेटा, इसमें वैक्यूम लगा होता है। हम इस वैक्यूम की मदद से गैसेस का प्रेशर कम कर सकते हैं जो इनसाइड द ट्यूब होती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। बहरहाल ये इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे आप में से सोचेंगे टॉपिक छोड़ दिया, देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं। वो कौन से हैं वो बताता हूं अभी आपको। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बैटरी के नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट हुआ तो उसको नाम क्या दे रहे हैं बेटा? कैथोड। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, उसको नाम क्या देंगे बच्चों? एनोड। और ये ग्लास ट्यूब है, आपको पता है, इनसाइड द ट्यूब गैस है। अब हुआ ये कि एक एक्सपेरिमेंट एक स्टोरी की तरह सुन लें, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किए, आपकी बुक में तो वोल्टेज नहीं लिखा हुआ, फेडरल की बुक में लिखा हुआ 5000 to 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया, देखा कि दोनों, शॉर्ट करके बता रहा हूं आपका टाइम बचे, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर कोई स्पार्क नहीं हो रहा, कोई स्पार्क नहीं है। मतलब कंडक्टिविटी 0। मतलब इनसाइड द ट्यूब हम कह दें कि गैस का प्रेशर कितना होगा बेटा? 760 टॉर कंसीडर कर लेते हैं। 760 टॉर कंसीडर कर लिया, या मिलीमीटर मरकरी। हम शॉर्ट करके थोड़ा बता देता हूं, गैस का प्रेशर कम करते जाएं, बुक में लिखा हुआ है 1 टॉर कर दिया। डायरेक्ट आपको बता देता हूं 0 पॉइंट, क्योंकि किसी काम का नहीं है, 0.01 टॉर, 0.001 टॉर, ठीक है, 0.0001 टॉर। जब इतना कम किया गैस का प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो ग्लो कर रहे थे। इनसाइड द ट्यूब पूरा ग्लो हो गया, शाइन हो गया बिल्कुल। लेकिन ये हमसे इंट्रोडक्शन में नहीं पूछेगा ना, हमने लिखना है कि भाई अगर हम गैसेस का प्रेशर कम करते जा रहे हैं तो ग्लो बढ़ता जा रहा है। बात हो रही है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मेन टॉपिक पे चलते हैं। यहां पर एक एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये बन सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस, किसके? प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द ट्यूब। क्लियर हो गई बात? नंबर 2,
अब बात हो रही है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर आप हमारी बुक में देखें तो क्या लिखा हुआ है, वहां तो ये लिखा हुआ है, आप रीड करना ना, कि बस गैसेस का प्रेशर कम करते जा रहे हैं, ग्लो बढ़ता जा रहा है। भाई बात हो रही है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहां गया? इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही। भाई ये बताया जाए ना कि कैथोड ट्रैवल कर रहा है एनोड की तरफ, कैथोड कहां की तरफ ट्रैवल कर रहा है? एनोड की तरफ, ऐसा ही है, ठीक है। अगर यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया? जे थॉमसन ने, ये आपने पढ़ा होगा। क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो जो कैथोड पार्टिकल्स थे वो कहां की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो कहां की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए? डाउनवर्ड। लिख देते हैं हम यहां पर। इसका मतलब अगर दोनों फील्ड इक्वल अप्लाई करें तो ना तो वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट होंगे ना वो डाउनवर्ड, वो स्ट्रेट मूव करेंगे एनोड की तरफ। लेकिन एक बात यहां पे प्रूफ कर दी जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर। क्या प्रूफ कर दिया? E/m। बेटा याद रखना, चार्ज टू मास रेशो। ये किसने प्रूफ किया था? जे थॉमसन ने। इसी को कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसका चार्ज भी है, उसका मास भी है, चार्ज टू मास रेशो। और ये प्रूफ करने वाले का नाम क्या था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो अगर आपसे इंट्रोडक्शन में पूछा जाए किसने प्रूफ किया? यस, किसने प्रूफ किया? जे थॉमसन ने, चार्ज टू मास रेशो। क्लियर हो गई बात? ये E/m क्लियर है? E/m बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत सिंपल है, अगर मैं कहूं आप ना भी रीड करें कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे मुझे बताएं कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कैथोड क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कैथोड और एनोड जो है वो मैटर है, एनर्जी नहीं है। कैथोड और एनोड मैटर है, एनर्जी नहीं है। बात समझ आ रही है? मैटर है। नंबर 2, E/m किसने प्रूफ किया? जे थॉमसन ने। नंबर 3, कैथोड में चार्ज क्या है? नेगेटिव। ये आपको पता है, याद करने की जरूरत नहीं है। कैथोड कहां की तरफ मूव कर रही होती है? एनोड की तरफ। ऐसा ही है, ये तो सिंपल पॉइंट है। द रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है ये जो रेज है कहां पे ट्रैवल कर रही है? इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन किसकी तरफ ट्रैवल कर रही है? एनोड की तरफ। वो मैंने नहीं लिखा, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। मतलब कैथोड कहां की तरफ ट्रैवल कर रही है? एनोड की तरफ, ऑलरेडी पता है। द रेज पेनिट्रेट स्मॉल थिकनेस ऑफ द मैटर। मतलब कैथोड जो है वो पेनिट्रेट भी होती है, क्रॉस भी करती है। किसको? एल्युमिनियम या फिर गोल्ड फॉइल जैसे मटेरियल को। इसका पेनिट्रेट भी होता है, पेनिट्रेटिंग पावर भी है। द रेज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा ना, ये तो हमें पता है। इस रेज पे चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। बात समझ आई? नंबर 4, कैथोड डिफ्लेक्ट टूवर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड कहां पर डिफ्लेक्ट हो सकती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर। E/m रेशो किसने प्रूफ किया? जे थॉमसन ने। क्लियर हो गई बात? ये बेटा अगर आपसे E/m की वैल्यू पूछे, तो सिंटैक्स में नहीं है, फेडरल की बुक में है, तो फिर क्या बताएंगे? E/m की वैल्यू क्या है बेटा? 1 चार्ज टू मास रेशो 55, ठीक है, इंटू 10⁻11 1.755 इंटू 10⁻11 E/m की वैल्यू है, ये याद रहेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है चार्ज टू मास रेशो का यूनिट बताएं, E/m का यूनिट। अब ये तो हमारी बुक पे नहीं है, बहुत आसान है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम। मास का यूनिट क्या होता है? यस, मास का यूनिट क्या होगा बच्चों? किलोग्राम। कूलम पर किलोग्राम। क्लियर हो गई बात? अच्छा बेटा याद रखना, E/m जो इलेक्ट्रॉन का है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन E/m प्रोटॉन का डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। अच्छा वैल्यूज आपको याद रहेंगी, मैंने क्या कहा? वैल्यू फिर लिख देता हूं, 1.7555 लिख दें या 88 कर दें, जो भी है 75 ही कर दें, इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम।
अब देखिए, हमें खामखा टाइम वेस्ट नहीं करना। बुक में आप देखने रीड कर ले, खाली यही लिखा हुआ है कि भाई गैसेस का प्रेशर कम करते जाए ग्लो बढ़ता। हम आगे चलेंगे, इसमें हमने देखा भाई ये एमसीक्यूज निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। प्रीवियस टेस्ट उठा के देखें, कोई आपको कोई खास एमसीक्यूज नजर आए? कोई इसका एमसीक्यूज आया ही नहीं है इतना। अच्छा, सेम इसी डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की। यस, गोल्डस्टाइन। नेम्स आपको बच्चों याद होने चाहिए, नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसने डिस्कवर किया? हेनरी बैक्यूरेल। आइसोलेट पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी। नंबर 3, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। E/m किसने प्रूव किया? जे थॉमसन ने। ठीक है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टाइन ने। तो नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। अब उसने किस तरह प्रूव किया कि उसके मुताबिक ये था गोल्डस्टाइन के, कि जिस तरह कैथोड ट्रैवल करता है, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं कहानी को, स्टोरी तो हमारे काम की नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। जिस तरह कैथोड ट्रैवल करता है एनोड की तरफ, इसी तरह एनोड भी ट्रैवल करता है कहां पर? कैथोड की तरफ। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल जिन आयोनाइज से, वो भी ट्रैवल करते हैं कहां पर? यस, कहां पर ट्रैवल करते हैं बच्चों? कैथोड की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट उसने किस तरह किया? ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में स्मॉल स्मॉल पोर्स कर दिए, छोटे छोटे। लाजमी सी बात है, जो एनोड सामने से आ रहे थे पॉजिटिव पार्टिकल, वो इस स्मॉल पोर्स को क्रॉस कर गए, तो बिहाइंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पीछे कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स हुए। अब लाजमी सी बात है, यहां पर ये चार्ज कहां से आए? लाजमी सी बात है, सामने से ही आए होंगे, क्योंकि यहां पर ये पोर्स किए तो उनको क्रॉस कर गए वो। तो सम पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स बिहाइंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और उसने क्या किया? वही सेम, वही जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही हुआ। वो पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी। मतलब यही हुआ कि प्रोटॉन भी प्रूव हो गया, और प्रोटॉन का भी क्या प्रूव हो गया? E/m, चार्ज टू मास रेशो। बात समझ आई? अगर आप कहते हैं सर इसमें से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, काउंट कर लें, गिन लेते हैं, सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं। नंबर 1, अगर मैं आपको लिखवाऊं, अब आप लिखें, मैंने लिखा नहीं है, आप इंटरेस्ट लेंगे, आप खुद लिखेंगे। नंबर 1, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टाइन ने। E/m किसने प्रूफ किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, एनोड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। एनोड ट्रैवल कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, वो भी कहां की तरफ? कैथोड की तरफ। ठीक है। और क्या एमसीक्यूज बन सकता है अगर हम निकालना चाहें यहां पर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेस। लिखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेस, कैनाल रेस भी कहते हैं। और क्या एमसीक्यूज बन सकता है? याद रखना बेटा, एक एमसीक्यूज यहां पर ये भी बनेगा, बताता जा रहा हूं। प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन। ये भी नोट कर लें। तो प्रोटॉन कितना हैवियर हुआ इलेक्ट्रॉन से? 1836 टाइम। ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन का भी E/m प्रूफ किया जे थॉमसन ने। E/m जो प्रूफ हुआ प्रोटॉन का, अब यहां पर एक चीज डिस्कस करते हैं। E/m जो प्रूफ हुआ प्रोटॉन का, वो डिपेंडेंट किस पर है? नेचर ऑफ गैस पर। याद रखना, वो डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ गैस पर। इलेक्ट्रॉन का E/m, ये मैं तो आपको थोड़ी सी फेडरल वाली चीजें ऐड करवा रहा हूं, ये हमारी बुक में इतना नहीं लिखा हुआ E/m के बारे में। E/m वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन की डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की डिपेंडेंट है किस पर? नेचर ऑफ गैस पर। समझ आई बात? नंबर 3, नेक्स्ट नोट करें। प्रोटॉन का E/m, याद रखना बेटा, प्रोटॉन कह दें या कैथोड और एनोड कह दें, याद रखना एनोड का E/m कम होगा किससे? कैथोड से। मैं लिख देता हूं, एनोड E/m लेस देन, सही है, कैथोड E/m।
या ये कह दूं प्रोटॉन जो है उसका E/m कम होगा, ये वो चीजें जो हमारे टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई नोट करें, कम होगा किससे? इलेक्ट्रॉन के E/m से। बच्चों क्यों कम होगा? एक बात बताओ मुझे, E/m चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। मास फर्क है ना, मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? अभी क्या कहा, मास प्रोटॉन का ज्यादा है। कितना? 1836 टाइम हैवियर। एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में कौन है? मास। अगर मास ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में कौन है? मास। जल्दी से बताओ, मैथमेटिक्स के मुताबिक अगर मास ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो वैल्यू कम आएगी। एक बात बताओ, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वैल्यू पॉइंट्स में आती है, डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है। एक बात बताओ, मास कहां पर है? फिर सुन लो, मास कहां पर है? डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी। तो डिनोमिनेटर में मुझे बताओ मास है, तो मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का, एनोड का। एनोड का मास अगर आप डिनोमिनेटर में रखते हैं तो क्या होगा? वैल्यू कम आएगी ना, कम आएगी ना वैल्यू। इसलिए मैंने कहा E/m वैल्यू प्रोटॉन का कम होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हो गई बात? क्योंकि मास यहां पर कम है। किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का, तो वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो वैल्यू कम आएगी, क्योंकि मास की जगह कहां पर है? डिनोमिनेटर। और मैथ्स में हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम आती है, पॉइंट्स में आती है। डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। एक चीज ही होगी। अगर आपसे वैसे ही पूछ लिया जाए कोई MCQs इसके अलावा, एक जर्नल MCQs में लिख देता हूं, देखें। अगर आपसे कहा जाए द E/m, सही है, द E/m वैल्यू मैक्सिमम फॉर, ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। मैक्सिमम E/m वैल्यू किसकी होगी बेटा? E/m वैल्यू मैक्सिमम किसकी होगी? यस, E/m वैल्यू मैक्सिमम किसकी होगी? अब आप निकालेंगे नहीं वहां बैठ के, टाइम इतना नहीं है। ये भी फेडरल की बुक में दिए हुए इस तरह, फेडरल के क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो देखें। वो तो चीजें आसान है ना, कैथोड कैरिंग नेगेटिव, प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव, ये तो आसान है। इन चीजों पे गौर करें। E/m वैल्यू मैक्सिमम किसकी होगी? अब आप निकालेंगे नहीं, बहुत आसान है। चार्ज वैल्यू सबकी सेम होगी, मास में फर्क होगा। मास कहां पर होता है? डिनोमिनेटर में। जिसका मास ज्यादा होगा वैल्यू कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्या कहते हो, हाइड्रोजन का मास तो सबसे कम है, हाँ, तो E/m वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन की। समझ आई बात? और इसका मतलब अगर यहां मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता तो जिसका मास ज्यादा होता वहां E/m वैल्यू कम होती। तो ऑक्सीजन का यहां पर मास ज्यादा है तो E/m वैल्यू उसकी कम होगी यहां पर। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो दो चार चीजें मैंने आपसे बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रोटॉन हैवियर है 136 टाइम, किससे? इलेक्ट्रॉन से। E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की E/m वैल्यू जो है डिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ गैस पर। और E/m वैल्यू निकालने का तरीका, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी E/m वैल्यू कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी E/m वैल्यू ज्यादा होगी। मैं समझता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं एक्स रेस की तरफ, क्योंकि इतना टॉपिक था भी नहीं, मैंने फिर भी इसको बहुत। तो बेटा अब तीसरा थर्ड यहां पर जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ये कोई इतना ये भी मुश्किल नहीं है। एक्स रेस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? विलियम रोएंटगन ने। डेट की जरूरत नहीं है। विलियम रोएंटगन ने क्या डिस्कवर्ड किया था? एक्स रेज। किसकी मदद से? वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट करके कहानी बता देता हूं। कहानी ये थी, क्योंकि हम चलते हैं फिर MCQs की तरफ। स्टोरी ये थी कि उसने कहा जैसे ही कैथोड जाकर स्ट्राइक करता है इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को मैं वाजे करके यहां बना दूं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटी
कैथोड भी कहते हैं। जैसे ही कैथोड जाके स्ट्राइक करता है किससे, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, तो इसके टकराने से एक एनर्जी इमिट होती है और उस एनर्जी को नाम दिया एक्स रेज। शॉर्ट करके मैं स्टोरीज पे बता रहा हूं, हमें कोई कोचिंग नहीं है, हमें जस्ट एमसीक्यूज चाहिए। भाई कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं? नंबर 1, एक्स रेज की डिस्कवरी किसने की? विलियम रॉन्जन ने। नंबर 2, एक्स रेज की डिस्कवरी के लिए सोर्स क्या थी? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नंबर 3, एक्स रेज की डिस्कवरी किस तरह होती है? कैथोड एनोड से स्ट्राइक करती है या एनोड कैथोड से? तो आप क्या कहेंगे? कैथोड जब एनोड से स्ट्राइक करता है, एंटी कैथोड से, इस मटेरियल से। अच्छा, एनर्जी क्यों इमिट हो रही है यहां पर? एक वैसे ही जनरली बात करते हैं, क्यों इमिट हो रही होगी? ये क्या है? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ होता है? मेटल का। मेटल कौन है? एलिमेंट है। समझे? अब समझ में आया? जैसे कैथोड रेज इस एलिमेंट को हिट करता होगा तो इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते होंगे वो जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में। भाई आज तक तो हमारे यहाँ बच्चे ये सीखते हुए भाई रट्टा लगा लो, कैथोड जैसे ही एंटी कैथोड से या एनोड मटेरियल से जैसे ही स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने से एनर्जी रिलीज हो रही है। भाई वजह क्या है एनर्जी रिलीज होने की? रट्टा अपनी जगह, पता भी तो होना एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है। जब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से हिट करता है कैथोड तो लाजमी सी बात है ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में। ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लोअर में आते होंगे, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आते होंगे तो एनर्जी क्या होती होगी? इमिट। वो जो एनर्जी इमिट होती है उसको नाम क्या दे रहे हैं? यस, एक्स रेज। समझ आई? हाँ, एक एमसीक्यूज और है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी मोज़ले ने। किसने? हेनरी मोज़ले ने। वो कॉन्सेप्ट क्या था? याद रखना बच्चों, बहुत ही सिंपल है। वो कॉन्सेप्ट ये था कि यहां पर हेनरी मोज़ले का एक फॉर्मूला था, अगर एटॉमिक नंबर बच्चों नोट कर लें, एटॉमिक नंबर, हमारी सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये मिसप्रिंट हुआ है, सही है, लेकिन सही भी कह सकते हैं क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है मास भी ज्यादा होता है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हेनरी मोज़ले का जो वर्क था वो एटॉमिक नंबर पे था। आपको पीरियोडिक टेबल भी याद होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन की थी मोज़ले ने, वो जो न्यू क्लासिफिकेशन थी वो अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर थी, मास नहीं थी। अगर आप फेडरल की बुक देख लें, पंजाब टेक्स्ट देख लें, वहां पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, हमारी बुक में बस मास लिखा हुआ है। अब वो मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट ना भी कहें तो चलें, सही कंसीडर कर लें, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके बात को मैंने वाजे कर दिया है कि अनदर बुक्स में एटॉमिक नंबर का जिक्र है तमाम, हमारी बुक में वो मिसप्रिंटिंग से लिखा हुआ है। लेकिन अगर वैसे सही भी कैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, ठीक है, या मैं ये कह दूं एटॉमिक नंबर, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, और इनवर्स हो जाएगा वेवलेंथ के, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यहां पर ये जो मटेरियल है, ये जो मेटल है, अगर हम कह रहे हैं एल्युमिनियम का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ है, तो एल्युमिनियम और कॉपर में बेटा डिफरेंस क्या होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल रखते हैं उतना एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना ही वहां पर वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला, और ये किसने अप्लाई किया था मेथड? हेनरी मोज़ले ने। याद रखना ये एक एमसीक्यूज है और इसमें कोई इतना खास एमसीक्यूज नहीं है,
ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर आप एटॉमिक नंबर ज़्यादा लिखेंगे, कोई ऐसा एलिमेंट लें जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे लोअर से हाई एनर्जी लेवल में, जब वापस आएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी इमिट होगी। तो इसका मतलब हेनरी मोज़ले ने ये एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट इस एक्स रेस के एक्सपेरिमेंट में अप्लाई किया कि अगर हम ये एंटी कैथोड मटेरियल जो है ये अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला रखेंगे तो एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और वहां पर वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ये नोट कर लेना बच्चों, मतलब एक्स रेस भी डिपेंड कर रहा है किस पर, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां पर, कोई क्वेश्चन यहां तक? बहरहाल यहां तक मैं समझता हूं बहुत है, ये एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन एक एक दफा रीड कर लें या जो मैंने बताया है उसको एक दफा आपने सुन लिया, नोट कर लें, कोई इतना वो नहीं है। असल चैप्टर है हमारे 4, 5, 6, ये थोड़ा चैप्टर्स हैं कॉन्सेप्चुअली। एक्सपेरिमेंट हम यहाँ भी पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर बेटा, यहाँ पर चैप्टर 3 खत्म हो गया, परेशान ना हो, बल्कि आप अभी आने वाले फिजिकली क्लास हो जाएगी तो और जल्दी हम खत्म कर लेंगे। अब बाकी हमारा एक और चैप्टर है 4, वो पढ़ा है, बाकी तो एक एक 2-2 लेक्चर के चैप्टर्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर की बेटा 4 से 5 शीट्स जो है वो आपने सॉल्व करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर चैप्टर 3 को हम खत्म करते हैं।